आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अब मैं इंटरनेशनल रिलेशन सीरीज भी शुरू कर रहा हूं, लेकिन याद रखिएगा कि इस पे मैं कंटिन्यूअस लेक्चर नहीं लाऊंगा। लाऊंगा, बिल्कुल लाऊंगा, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं होंगे। हफ्ते में 2 लेक्चर में लाता रहूंगा। और आज हम इंडिया पाकिस्तान रिलेशन और कल इंडिया चाइना रिलेशंस की बात करेंगे। साथ ही साथ मैं देशों की हिस्ट्री भी बताऊंगा। तो इसमें भारत की तो हिस्ट्री आपको पता ही है, पाकिस्तान में क्या हो रहा था और भारत में क्या हो रहा था, साथ साथ हम बताएंगे। और कैसे भारत पाकिस्तान के रिलेशंस बदले, ये भी हम आपको बताएंगे। तो मेरी कोशिश रहेगी, वैसे तो बहुत बड़े टॉपिक्स है जो मैं कवर करूंगा इसमें। ये 1947 से लेकर अभी तक 70 सालों के जो रिलेशंस हैं, आधे घंटे में कोशिश करूंगा कि इसको कंसाइज कर दूं और आपको सब कुछ पता चल जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, ट्विटर पे मैं आ गया हूं, ये रही मेरी आईडी और आप मुझे यहां पे फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ इस लेक्चर की पीडीएफ, इनफैक्ट हर लेक्चर की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। तो जैसे ही लेक्चर अपलोड हो, आप टेलीग्राम मतलब चैनल इसको ज्वाइन करिए और पीडीएफ आप यहां पे ले सकते हैं। चलो, सबसे पहले हम भारत और पाकिस्तान की के मैप को देख लेते हैं। ज्योग्राफी भारत और पाकिस्तान की कैसी है, देखिए। अगर अखंड भारत की बात करें तो भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, ठीक है, ये पूरा अखंड भारत है। नेपाल भी आप इसमें मिला लीजिए, सब जो भी। तो ये पूरा अखंड भारत है। लेकिन दोस्तों, ये भारत जो है 1947 से बदल गया। 1947 में पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत का हिस्सा थे, सब भारत ही थे, ठीक है, ये सब भारत से ही निकले हैं। लेकिन 1947 के बाद सब कुछ बदल गया। अब 1947 से क्या हुआ, 1757 से लेकर 1947 तक मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर है। 30 लेक्चर्स है, मैंने भारत की पूरी मॉडर्न हिस्ट्री कवर की है। स्पेक्ट्रम किताब का रिव्यू किया है, तो आपको बहुत अच्छे से पता चल जाएगा, वो आप देख लीजिए लेक्चर सीरीज। तो ऐसा है, भारत जब आजाद हुआ, तो भारत और पाकिस्तान दो बन गए, दो देश बन गए। ये नहीं चाहती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये नहीं चाहती थी, बस जिन्ना अड़ गए कि हम तो पाकिस्तान के अलावा कुछ नहीं लेंगे। पहले जिन्ना सेक्युलर थे, बाद में वो एक्सट्रीमिस्ट हो गए, कट्टरपंथी हो गए। डायरेक्ट एक्शन डे जिन्ना की ही वजह से तो हुआ ना। जब कुछ सॉल्व नहीं हो रहा था तो क्या बोला जिन्ना ने, जाओ मारो, कत्लेआम करो। और कत्लेआम शुरू हो गए। कलकत्ता में 3 दिनों तक, नोआखली में कितने दंगे हुए, बहुत प्रॉब्लम। और वो दंगे फिर पूरे देश में फैल गए। तब इंडियन नेशनल कांग्रेस को पता चला कि बंटवारा करना ही पड़ेगा, कोई चारा ही नहीं है। और फिर भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। लेकिन इसमें ब्रिटिशर खेल करे ना। देखिए, ब्रिटिशर क्या है ना, वर्ल्ड वॉर 2 के बाद ब्रिटिश की कंडीशन बहुत वीक हो गई थी। तो ये लोग जहां जहां छोड़ के गए, अपनी कॉलोनीज को इन्होंने छोड़ा। अल्टीमेटली बहुत बड़ा खेल कर गए। कभी किसी को अलग कर दिया, कभी किसी को मिला दिया, पूरी पॉलिटिक्स बिगाड़ के रख दी। ये ब्रिटिशर इतने चालाक थे और उसका वो आज भी दंश झेल रहे हैं। अब देखिए ना, भारत और पाकिस्तान ये अलग कर दिए। बंटवारा एक्चुअली में होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन इसमें ब्रिटिश का बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। और जिन्ना का तो है ही, आप समझे। तो हम ये देख रहे हैं 1947 में भारत आजाद हुआ और भारत और पाकिस्तान दो देश बन गए। अब देखिए, 1947 में याद रखिएगा, बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता होगा। बांग्लादेश जो है वो 1971 में आजाद हुआ। पहले बांग्लादेश जो है ना, वो पाकिस्तान का हिस्सा था। ये वाला था वेस्ट पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान, उसको वेस्ट पाकिस्तान बोलते थे। और ये वाला था ईस्ट पाकिस्तान। साथ साथ हम इसको भी लेके चलेंगे, देख लिया आपने। चलो, बहुत बढ़िया। पहले हम भारत और पाकिस्तान को थोड़ा सा कंपेयर कर लेते हैं। भारत और पाकिस्तान की बात करें तो आप देख सकते हैं, इंडिया की कैपिटल दिल्ली, पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद। अब देखिए, अगर भारत की बात करें तो यकीनन पाकिस्तान तो क्या, अगर भारत में होता तो एक स्टेट होता, तो डेफिनेटली इंडिया तो बहुत 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 आगे है बाकी पाकिस्तान से। वो तो, उसमें तो कोई दो राय है ही नहीं। भारत एक सेक्युलर कंट्री है, भारत में कोई धर्म नहीं है, सारे धर्मों का स्वागत है यहाँ पे, हमेशा से हम सेक्युलर रहे हैं। तो भारत फेडरल पार्लियामेंट्री रिपब्लिक है। पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत 100 लेक्चर है मेरे, आप देख लीजिएगा, उसमें मैंने सब बताया है। पाकिस्तान इस्लामिक, वहां का इस्लाम धर्म है, वो सेक्युलर कंट्री नहीं है, इस्लामिक कंट्री है पाकिस्तान, ठीक है। डेमोक्रेसी वहां पे भी है, लेकिन इस्लामिक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में है, 1950 में। पाकिस्तान का भी कॉन्स्टिट्यूशन था, लेकिन 1973 से बहुत सारे अमेंडमेंट्स किए गए, कानून को थोड़ा बदला गया और इस्लामिक देश बनाया पाकिस्तान को। तो 1973 से पाकिस्तान का जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन, लास्ट जो चेंज था कॉन्स्टिट्यूशन को रिप्लेस किया गया, वो 1973 में किया गया, वो अभी तक चला रहा है। हेड ऑफ स्टेट मतलब प्रेसिडेंट कौन है, भारत के रामनाथ कोविंद, वहां पे अभी आरिफ अलवी है। हेड ऑफ गवर्नमेंट भारत के नरेंद्र मोदी, और वहां पे इमरान खान। पाकिस्तान का इतिहास मैं आपको बताऊंगा दोस्तों। पाकिस्तान में होता क्या है
कि वहां के जो भी हेड ऑफ स्टेट होते हैं ना, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर, जो भी लीडर होते हैं पाकिस्तान के, वो टिकते नहीं है। टिकने का इन द सेंस कि उनकी सत्ता नहीं, या तो उनको मार दिया जाता है, या तो वो भाग जाते हैं, या तो उनके ऊपर तलवार लटकती है। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, चाहे वो अयूब खान हो, किसी तरीके से बच के निकले, वो जुल्फिकार अली भुट्टो हो, उनको फांसी पे लटका दिया गया, बेनजीर भुट्टो हो, उनको मार दिया गया, परवेज मुशर्रफ को मार दिया जाता, फांसी हो जाती, भागे वो, अभी तक भागे हुए हैं वो ब्रिटेन में। नवाज शरीफ जेल में है, और अब इमरान खान, अब देखते हैं इनका क्या करता है, क्योंकि पाकिस्तान की सरकार पाकिस्तान नहीं चलाती है ना। प्रॉब्लम है, देखिए एक चीज आप समझिए कि लोग कहीं के बुरे नहीं होते हैं। ठीक, बहुत सारे यूट्यूब पे व्लॉग्स अवेलेबल है, आप वो देखिएगा। पाकिस्तानी जो हैं, जो वहां के लोग हैं, देखिए भारत पाकिस्तानियों को हमेशा, पाकिस्तान को हमेशा अपना छोटा भाई समझता है, लेकिन पाकिस्तान की सरकार इसको मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो लोग जो हैं हर कहीं पे मदद करते हैं, इनफैक्ट चाइना के भी लोग भी भारत को बहुत, और भारत के लोग भी चाइना को, लेकिन वही है ना कि सरकारें ऐसी हैं कि वो एक दूसरे को मिलने ही नहीं देती। आप समझ रहे हैं। जीडीपी देखिए, जीडीपी की बात करें तो डेफिनेटली भारत बहुत 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 आगे है। नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो आप देख सकते हैं 5th है हम, और पाकिस्तान 42nd। पीपीपी, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात करें तो अगेन भारत बहुत आगे, 3रे नंबर पे है भारत, और पाकिस्तान 24वें। फॉरेन एक्सचेंज भारत के बाद बहुत है, 5वें नंबर पे है, पाकिस्तान 74वें। और मिलिट्री में बात करें तो यहां मिलिट्री में पाकिस्तान को जो भी पैसा मिलता है वो मिलिट्री में ही लगा देता है, और भारत 71.1 बिलियन। ठीक, तीसरा है भारत, लेकिन भारत की मिलिट्री सबसे बेहतरीन है दुनिया की। ओके, चलो अब हम आते हैं स्टोरी पे। देखिए याद रखिएगा, ये लेक्चर लंबा भी हो सकता है, मैं चाहता हूं कि एक एक एस्पेक्ट जो है वो कवर कर दूं। पाकिस्तान को किससे मदद मिल रही थी, कौन मदद कर रहा था, भारत के क्या हाल थे, सब कुछ। पासा पलट गया, आप विश्वास नहीं, मतलब ये पासा जो है ना, पहले अमेरिका पाकिस्तान को भर भर के सपोर्ट करता था। 1965 में पाकिस्तान की आर्मी जो थी ना, एयरफोर्स, उनके पास बहुत ही सुपीरियर वेपन्स थे, लेकिन उसके बावजूद भारत ने उसको हरा दिया। और अब देखिए भारत, और हालांकि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तो कोई परमानेंट दोस्त नहीं होता है, लेकिन फिर भी आज जो है भारत और अमेरिका, इनफैक्ट भारत की पूरी दुनिया से कमाल के रिश्ते हैं। ठीक है, तो ये अब दोस्तों हम बात करते हैं ये शुरुआत कैसे हुई। देखिए ये इससे पहले मैंने सब कवर किया है, तो मैं उसमें ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। हम 1947 के बाद की बात करेंगे। देखिए जब भारत और पाकिस्तान आजाद हुआ, भारत और पाकिस्तान दो देश बने। 14 अगस्त को पाकिस्तान, 15 अगस्त को, अभी हमारा इंडिपेंडेंस डे भी परसों है, सबको बधाई बहुत बहुत। अब आप देखिए क्या है कि चार जगह पे क्राइसिस हो गई। भारत के लिए चुनौती थी, ब्रिटेन ने क्या बोला था, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के हिसाब से ब्रिटेन ने बोला था कि देखो भारत अगर आजादी से पहले भारत दो भारत था एक तरीके से। एक ब्रिटिश इंडिया कंट्रोल करता था, ब्रिटिश इंडिया जो कंट्रोल करता था उसमें आपका मुंबई प्रेसिडेंसी आती थी, मुंबई ये रहा, सॉरी मैंने वहां पे लगा दिया, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी। आधा भारत ब्रिटिश कंट्रोल करते थे और आधा भारत राजा रजवाड़ों के अंदर था, प्रिंसली स्टेट जिनको बोला जाता था। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो कि जहां जहां प्रिंस रूल करते थे वहां पे कंडीशन खराब थी, वहां पे लोगों को बहुत दबाए, क्योंकि जो प्रिंस राजा होते थे उनको अपने से मतलब होता था, उनको लोगों से क्या मतलब है। जहां ब्रिटिशर रूल करते थे वहां पे कंडीशन फिर भी ठीक थी। तो ये दो भारत है। अब ब्रिटेन ने जो अब उसकी टेरिटरीज थी वो तो उसने छोड़ दी, उसने बकायदा प्रोविंसेस में, ठीक है ना, 11 प्रोविंसेस, वो सब मैंने कवर किया है, वो तो छोड़ के चला गया। राजा महाराजाओं का क्या, राजा महाराजाओं को जो प्रिंसली स्टेट थी, 600 से ज्यादा रियासतें, उनको 3 चॉइसेस दी गई। या तो इससे पहले बहुत कुछ हुआ, आप देख लीजिएगा लेक्चर्स, मैं वो स्किप करूंगा क्योंकि वो फिर अगला ही टॉपिक है। या तो आप क्या करो, आप पाकिस्तान के साथ चले जाओ, या फिर आप भारत के साथ आ जाओ, या फिर आप आजाद हो जाओ। इसमें ज्यादातर प्रिंसली स्टेट्स ने बोला कि हम भारत के साथ ही जाएंगे, क्योंकि सब भारत के अंदर ही है, हम भारत के साथ जाएंगे, हमने अपना खून बहाया भारत के लिए, हमने भी आजादी की लड़ाई लड़ी है, तो हम भारत के साथ ही जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी रजवाड़े थे जिन्होंने बोला नहीं, हम या तो आजाद रहेंगे या फिर पाकिस्तान के साथ जाएंगे। ठीक, अब इसका काम किसको दिया गया। प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू बहुत सारे कामों में व्यस्त थे। होम मिनिस्टर बनाया गया सरदार वल्लभ भाई पटेल को। सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन को ये काम दिया गया कि आप जो है वो रजवाड़ों, क्योंकि खाली यही कर सकते थे। पटेल एक कमाल के नेता, मेरे ख्याल में आधुनिक भारत के सबसे बेहतरीन, वन ऑफ द फाइनेस्ट लीडर जो है वो पटेल थे। और पटेल एक बहुत ही गजब के डिप्लोमेट, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी थी इनकी। पहले गाजर देते थे, आओ, प्यार से समझाते थे, और अगर नहीं मानता था तो ठोक पीट के बराबर कर देते थे।
तो सरदार पटेल का सीधा ये कहना था कि राजा रजवाड़ों को उन्होंने मनाने की शुरुआत की कि आप भारत के साथ आओ। अब आपको दो चीजें समझनी है। अब मैं रिलेशन अभी बता रहा हूं, ये सब आपको इतिहास हम बताएंगे ना पूरा, तो उसी में आपको रिलेशन समझ में आएंगे। दो चीजें थी। सबसे पहले था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। अगर आपने इसको साइन कर लिया तो यानी कि आप भारत के साथ मिल गए, और अगर पाकिस्तान की तरफ से साइन किया तो पाकिस्तान के साथ मिल गए। दूसरा था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, मतलब आप सोच लो थोड़ा भी, स्टेटस को मेंटेन रखो, 1 साल तक सोच लो, ठीक है। तो अब ऐसा है कि पटेल ने सबको मनाना शुरू किया, ज्यादातर लोग मान गए। 4 जगह पे क्राइसिस हुई। कहां कहां? सबसे पहली क्राइसिस हुई कश्मीर में, यह आपको पता ही है। जम्मू एंड कश्मीर में क्राइसिस हो गई। जम्मू एंड कश्मीर के राजा हरि सिंह का यह मानना था हम तो रहेंगे आजाद, ठीक है, ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे ना भारत के साथ जाएंगे। दूसरा कौन थे? हैदराबाद। हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद बहुत बड़ा था उस समय, आज का जो आंध्र प्रदेश तेलंगाना में ला लीजिए वो हैदराबाद, खाली अब शहर कोई मत देख के चलिएगा। हैदराबाद के जो निजाम थे उन्होंने बोला हम जाएंगे पाकिस्तान के साथ। तीसरा स्टेट था दोस्तों जूनागढ़। अभी जूनागढ़ का इशू भी चल रहा है, अभी पाकिस्तान ने नया मैप जारी किया, उसमें जूनागढ़ को अपना बता दिया। एनीवे वो चलता रहता है, उनका अलग ही दिमाग है। तो जूनागढ़ जो कि गुजरात में है, आपको पता है ना, कच्छ वाला जो एरिया है, रन ऑफ कच्छ, ये पाकिस्तान से बॉर्डर लगता है। तीसरा जूनागढ़ है, जूनागढ़ ने बोला हम पाकिस्तान के साथ जाएंगे। और चौथा ट्रावनकोर है। ट्रावनकोर की हम बात इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि ट्रावनकोर के राजा के, जो वहां के राजा थे, उनके ऊपर हमला हो गया, तो उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। उन्होंने बोला हम भारत के साथ ही जाएंगे, उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया। 3 जगह मेन प्रॉब्लम थी, एक थी जूनागढ़ में, हैदराबाद में और कश्मीर में। जूनागढ़ में जो महाबत खान थे, अजीबो गरीब किस्म के राजा थे, जानवरों से बड़ा प्यार करते थे। एक बार उन्होंने अपने कुत्तों की शादी करवाई और पूरे राज्य में हॉलीडे, छुट्टी दे दी। जूनागढ़ के जो राजा थे, उनके जो सलाहकार थे, जो मिनिस्टर थे मेन, वो थे शाहनवाज भुट्टो, जुल्फिकार अली भुट्टो के पिताजी। जूनागढ़ के राजा महाबत खान उनका नाम था, वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान से ही मिले। अब ऐसा नहीं चाहते थे वल्लभ भाई पटेल, ये मुमकिन नहीं था। जूनागढ़ एक पपेट स्टेट था एक्चुअली, पाकिस्तान जूनागढ़ को नहीं चाहता था, पाकिस्तान मेनली कश्मीर को चाहता था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ कि जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को, बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, मैं थोड़ा सा शॉर्ट में निपटा रहा हूं, जब वल्लभ भाई पटेल को यह लगा कि जूनागढ़ पाकिस्तान के साथ जा सकता है तो आर्मी भेज दी। मैंने बताया ना, पहले महाबत खान से जब भी मिलने जाते थे मेनन, तो शाहनवाज भुट्टो हमेशा बहाना बना देते थे कि उनके पेट में दर्द हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, मिलते ही नहीं थे वो। मैंने बताया ना, वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पहले समझाते थे परेशान मत हो, हमारे साथ आ जाओ, और जब नहीं मानता था तो ठोक पीट के बराबर कर देते थे। तो वल्लभ भाई पटेल पिता समान थे। वल्लभ भाई पटेल ने समझाने की कोशिश की, लेकिन महाबत खान मिले ही नहीं उनसे। तो फिर सेना ने घेराबंदी शुरू कर दी। जूनागढ़ भारत के पास आ गया, वहां पे रेफरेंडम कराया गया और जूनागढ़ भारत के पास आ गया, क्योंकि 80 to 90% जूनागढ़ में हिंदू लोग रहते थे। भारत के पास आ गया। महाबत खान भागे सब कुछ छोड़ छाड़ के पाकिस्तान, और वो वहीं रहे तब तक। दूसरा इशू आया कश्मीर का। कश्मीर के इशू की बात करें तो कश्मीर में दोस्तों राजा हरि सिंह थे, वो डिक्टेटर टाइप के थे थोड़े। शेख अब्दुल्ला ने राजा हरि सिंह को चैलेंज किया था, ये आपको पता है, हिस्ट्री ऑफ कश्मीर देख लीजिएगा। शेख अब्दुल्ला आए, शेख अब्दुल्ला को जेल में भी बंद किया गया, और शेख अब्दुल्ला और जवाहरलाल नेहरू बहुत अच्छे दोस्त थे। राजा हरि सिंह चाहते थे हम आजाद रहे, लेकिन पाकिस्तान जो था, पाकिस्तान नहीं चाहता था। पाकिस्तान चाहता था सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए कश्मीर। पाकिस्तान क्या कर रहा था? पाकिस्तान, देखिए 15 अगस्त को भारत आजाद हुआ, राजा हरि सिंह मान ही नहीं रहे थे, बातचीत चल रही थी, तब तक पाकिस्तान ने कश्मीर पर अटैक कर दिया, कबाइलियों को भेजा, और ये कबाइली ने लूट खसोट स्टार्ट कर दी। पूरे श्रीनगर तक पहुंचने ही वाले थे। श्रीनगर तक अगर पहुंच जाते, अगर पाकिस्तान के कबाइली जो थे, क्योंकि उस समय पाकिस्तान को अफगानिस्तान का भी सपोर्ट था ना। देखिए याद रखिए, जो वेस्ट था ना वो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रही थी, भारत को सपोर्ट नहीं कर रहे था वेस्ट वर्ल्ड, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान स्टेबल था। यहां पे विंस्टन चर्चिल ने यह तक बोल दिया था कि भारत टिक ही नहीं पाएगा, लेकिन शायद वेस्ट भारत को समझ ही नहीं पाया था। हम इंडस वैली से ऐसे ही हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे राजा रजवाड़े थे, बहुत सारे स्टेट्स थे, बहुत सारे स्टेक होल्डर्स थे, तो लोगों को यह लग रहा था कि भारत बहुत जल्दी पट जाएगा। इतने लोगों को साथ में लेके चलना नामुमकिन है। पाकिस्तान एक इस्लामिक कंट्री है, पाकिस्तान स्टेबल है, वहां पे एक ही सरकार रहेगी, पाकिस्तान को सपोर्ट करो। तो इनडायरेक्टली अमेरिका जो है ना, वो लगातार पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। 1990 तक अमेरिका पाकिस्तान के साथ था।
2000 के बाद पाकिस्तान से रिलेशन बदले हैं, जब उधर 9/11 अटैक्स हुए। आप समझ रहे हैं? तो ये कहानी है। तो यहां पे हुआ क्या कि पाकिस्तान ने जब अटैक किया तो अफगानिस्तान भी सपोर्ट कर रहा है, अरब नेशन भी कुछ सपोर्ट, और वेस्ट भी सपोर्ट। तो पाकिस्तान को सपोर्ट था, लेकिन पाकिस्तान मिलिट्री को तो भेज नहीं सकती थी डायरेक्ट, तो इन्होंने कबाइलियों को भेजा। अब ये कबाइलियों ने लूट खसोट स्टार्ट कर दी। बारामुल्ला तक आए कश्मीर में, बारामुल्ला में ही रुक गए, और वहां पे रेप करना, बलात्कार करना, मारना काटना, श्रीनगर तक आगे ही नहीं गए। तब राजा हरि सिंह की हालत खराब हुई। अब राजा हरि सिंह जब मेनन गए, वीपी मेनन और सरदार वल्लभ भाई पटेल दोनों गए, तब राजा हरि सिंह ने यह बोला कि ठीक है, हम भारत के साथ आएंगे। और 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया, और उसके बाद भारत की फौजें गई और खदेड़ दिया, पाकिस्तानी को खदेड़ दिया। जहां तक खदेड़ दिया वहां तक तो ठीक है, लेकिन तब तक जवाहरलाल नेहरू यूनाइटेड नेशन चले गए, और यूनाइटेड नेशंस गए तो वो मामला अटक गया। अभी भी कश्मीर में मामला अटका हुआ है। पाकिस्तान ने जितना एरिया ऑक्यूपाई करके रखा हुआ था, मतलब 1 जनवरी को हम देखते हैं, अब मैं आपको दिखा देता हूं, ठीक है। 1 जनवरी 1949 को सीज फायर जो स्टैब्लिश हो गया, ठीक है, और ये वॉर जो है ऑफिशियली 1 जनवरी 1949 को खत्म हुआ। यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर, कौन सा रेजोल्यूशन था, चलो कमेंट बॉक्स में बताओ। और रेफरेंडम अभी भी होना, अब तो होगा नहीं, इंपॉसिबल है, क्योंकि 370 ही हटा दिया गया है, अब तो नामुमकिन है। लेकिन रेफरेंडम कभी नहीं होगा, रेफरेंडम होना ही नहीं था। कश्मीर के लोग ये बात समझ नहीं पाते हैं कि रेफरेंडम कभी होना ही नहीं था। इसका कारण भारत, इसका कारण पाकिस्तान है, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस का जो रेजोल्यूशन है वो साफ साफ कहता है कि पहले पाकिस्तान अपनी आर्मी हटाए, उसके बाद भारत अपनी आर्मी हटाए, फिर प्लेबिसाइड एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करके रेफरेंडम कराएंगे। लेकिन पाकिस्तान कभी आर्मी हटाएगा ही नहीं। उसको पता है हम जहां पे आर्मी हटाएंगे, जो कश्मीर हमने लिया है वो भी चला जाएगा हाथ से। आप समझे बात? ये शुरुआत थी। अब आप यहां पे जरा समझने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश ये करिए कि देखिए शुरुआत कैसी हुई है। शुरुआत हमने लड़ के शुरुआत की है, तो रिलेशंस कैसे होंगे? दो इंसान अगर उनकी शुरुआती लड़ाई किसे हो रही है, तो आपको क्या लगता है रिलेशंस कैसे होंगे? वो अच्छे तो होंगे नहीं। जमीन के लिए यहां पे लड़ाई ही शुरू होगी। दो भाई जब जमीन के लिए लड़ते हैं ताउम्र वो लड़ते ही रहते हैं। ऐसे ही भारत पाकिस्तान के साथ, पाकिस्तान को भारत ने हमेशा छोटा भाई माना है। इनफैक्ट पाकिस्तान को जब जब जरूरत हुई तब तक भारत ने हाथ बढ़ाया है, लेकिन पाकिस्तान ने हमेशा धोखा दिया है। अब कैसे वो अभी मैं आपको बताऊंगा। कश्मीर का मामला सुलझ गया, कश्मीर भारत के पास आ गया। उसके बाद आपका हैदराबाद के जो निजाम थे, हैदराबाद भारत का उस समय सबसे अमीर स्टेट था। हैदराबाद के निजाम माने ही नहीं रहे थे। कासिम रिजवी जो इनके लीडर थे, एक क्रिमिनल जिन्होंने रजा कार्ड्स बनाया था, इन रजा कार्ड्स का यही काम था कि सबको मारो पीटो काटो, बस ये रजा कार्ड्स का काम था। तो मान ही नहीं रहे थे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया। इसी तरीके से सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यहां पे निजाम को मनाया, बोला कि स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लो। लेकिन दोस्तों हुआ क्या कि 1 साल बाद हैदराबाद इसी स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट 1 साल का था, कुछ ना कुछ करता रहता था पाकिस्तान के फेवर में। हैदराबाद बहुत अमीर था, पाकिस्तान चाहता था कि हैदराबाद उनके पास आ जाए, लेकिन इम्पॉसिबल है ना, हैदराबाद भारत के बीचों बीच है। तो कैसे हो सकता है? ये जो स्टेट भारत के बीचों बीच है वो पाकिस्तान से कैसे मिल सकता है? नामुमकिन है। तो ऑपरेशन पोलो लॉन्च कर दिया गया और मिलिट्री भेज दी। 5 दिन के अंदर अंदर हैदराबाद भारत के पास आ गया, तो भारत एक हो गया। अब पाकिस्तान को जो चाह रहा था वो नहीं मिला, भारत को सब कुछ मिल गया। और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सारे राजाओं से जो बोला, जो वादा किया वो निभाया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला आप परेशान मत होइए, आप हमारे साथ आइए। यहां तक कि जो राजा, जो निजाम, हैदराबाद के निजाम बाद में इलेक्शन लड़े, इनको पैसे मिलते रहे, ये अपना एंजॉय करते रहे, जो इनकी पहले पोजीशन थी वही इनकी रही। प्राइवेट पर्स, राजाओं को प्राइवेट पर्स दिया, पेंशन जो बाद में इंदिरा गांधी ने अबॉलिश की 1971 आते आते। तो कहने का मतलब यह है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बोला वो दिया। अब दोस्तों कहानी आगे बढ़ती है। अब रिलेशन बहुत अच्छे नहीं थे। अब पाकिस्तान में क्या चल रहा है आपको ये थोड़ा सा जानने की जरूरत है। हम पाकिस्तान का भी इतिहास साथ में लेके चलेंगे ताकि आपको पता चलता रहे। देखिए पाकिस्तान में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में हो ये रहा है दोस्तों कि पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी शुरू हो गई है। जिन्ना तो चले गए 1950 में ही, जिन्ना का देहांत, टीबी था, उनको ट्यूबरक्लोसिस था। हो क्या रहा है कि ये ईस्ट पाकिस्तान की क्राइसिस भी शुरू हो गई है। ये आप देख सकते हैं, ये वाला जो बांग्लादेश आज का है ये ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था। जिन्ना ने उर्दू लागू कर दी, पाकिस्तान ने उर्दू लागू कर दी। अब ये बांग्लादेश में, आज का जो बांग्लादेश है जिसको उस समय ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, जो पाकिस्तान का हिस्सा था, दोस्तों यहां पे उर्दू थोड़ी ना, यहां तो बंगाली चलती है। उर्दू
मेन लैंग्वेज, स्टेट की लैंग्वेज होगी उर्दू। अब यहां पे मूड खराब होना शुरू हुआ ईस्ट पाकिस्तानियों का। ईस्ट पाकिस्तान जो बांग्लादेशी थे, उनको कभी भी, इनको हमेशा सेकंड सिटीजन माना जाता था, इनको कभी भी फर्स्ट सिटीजन का दर्जा दिया ही नहीं किया। इनके रिसोर्सेज लेके जाता था पाकिस्तान और यहां के लोगों को भर भर के एक्सप्लॉइट करता था। ये पाकिस्तान आज खुद भी मानता है कि हमने बहुत बड़ी गलती की, ये हमारी गलती है, हमको जिस तरीके से बांग्लादेशियों को ट्रीट करना चाहिए था उस तरीके से हमने नहीं किया, ये हमारी गलती है। तो ये पाकिस्तान ने भर भर के एक्सप्लॉइट किया यहां पे, ये एक अलग मुद्दा चल रहा है। और पाकिस्तान में यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे अनस्टेबिलिटी चालू है। भारत में अनस्टेबिलिटी नहीं है, भारत में इलेक्शन हुए, इंडियन नेशनल कांग्रेस आई, और जब इंडियन नेशनल कांग्रेस आई दोस्तों, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस एक्चुअली में अगर बात करते हैं तो यहां पे क्या था कि एक बहुत ही स्टेबल सरकार थी ना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में। 15 साल तक जवाहरलाल नेहरू लड़े और इलेक्शन पे लड़े, ऐसा तो है नहीं कोई डिक्टेटरशिप। लेकिन पाकिस्तान में उल्टा चल रहा है, जहां हमारे यहां भारत की जो ग्रोथ रेट है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि भारत में सब सॉल्व हो गया 1947 के बाद, ठीक है, भारत में सब सॉल्व हो गया। वही पाकिस्तान की ग्रोथ रेट नीचे जा रही है। अब ऐसा नहीं कि भारत और पाकिस्तान ने रिलेशनशिप बिल्कुल खत्म कर लिए, भाई ट्रेड रिलेशंस तो रहेंगे ही। भारत ने ही तो पैसे दिए थे ना, जब हमने जाके 55 से 70 करोड़ रुपए दिए थे तब जाके पाकिस्तान बना। तो रिलेशंस तो हमारे तब से थे ही, डिप्लोमेटिक चैनल्स तो थे ही, बातचीत तो चली रही थी। 1960 में सबसे सफल ट्रीटी जिसको बोला जाता है इंडस वाटर ट्रीटी, जिसमें पाकिस्तान जो 80% वाटर शेयर करेगा, इंडस भारत से निकलती है ना, हिमालयन रिवर सिस्टम का हिस्सा है। हिमालयन रिवर सिस्टम पे इंडियन ज्योग्राफी मैंने पूरी समझाई, अब देख लीजिएगा। तो भारत से ही निकलती है वो नदी, तो पाकिस्तान में जाती है और वहां पे अरेबियन सी में गिरती है वो, आप समझ रहे हैं। तो इंडस वाटर ट्रीटी 19 सितंबर 1960 में साइन की गई, 1960 में। तो रिलेशन तो हमारे ठीक थे, लेकिन दरार तो 1947 से पड़ गई थी, और इसका मेन रीजन था कश्मीर। पाकिस्तान को कश्मीर चाहिए था, चाहे जो हो जाए, कश्मीर हमको चाहिए, आप समझ रहे हैं। अब दोस्तों हम ये देखते हैं, पहला वॉर 1947 वाला तो खत्म हो गया, चीजें ठीक ठाक चल रही हैं। 1954 में जम्मू एंड कश्मीर पूरा कॉन्स्टिट्यूएंस, जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है वो कश्मीर में लागू कर दिया, और 1957 में कश्मीर जो है वो पूरा हमारे पास आ गया, ठीक है, पूरी तरीके से। लेकिन यहां पे आपको पता है 370 भी ऐड किया गया, 35 से भी था। भारत के पास डिफेंस, कम्युनिकेशन और फॉरेन अफेयर्स बाकी कुछ भारत के पास नहीं था, अगर कश्मीर की बात करें। अब हमारा सब कुछ बढ़िया चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी है। जवाहरलाल नेहरू ने बोला था कि इतनी जल्दी तो मैं धोती भी नहीं चेंज करता जितनी जल्दी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बदल रहे हैं। क्योंकि पाकिस्तान में मैंने बताया ना भैया, वहां पे जो प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट बनता है ना, उसकी गर्दन समझ लीजिए लटकी रहती है। क्योंकि पाकिस्तान में हेड ऑफ स्टेट होने का मतलब है खतरा। वहां के जितने भी प्राइम मिनिस्टर हैं या तो मार दिया गया, भागे हुए हैं, जेल में हैं। तो पाकिस्तान में भी क्या चल रहा है, जिन्ना चले गए, जिन्ना तो चले गए वहां पे। अब हम देखिए, पाकिस्तान के जो पहले प्राइम मिनिस्टर थे वो थे लियाकत अली खान, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों एक के बाद एक प्राइम मिनिस्टर आए, एक के बाद एक। मैं आपको बताता हूं लिस्ट। मोहम्मद अली डोगरा 1953, लिखते रहिए क्या सुनते रहिए। चौधरी मोहम्मद अली 1955, सोहरावर्दी 1956, इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर 1957। 17 अक्टूबर को इस्माइल चुंद्रीगर को शपथ दिलाई गई, 2 महीने बाद फिर से हटा दिया गया इनको। सर फिरोज खान नून 1957। तो यहां पे बोला था, बकायदा स्टेटमेंट था, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था स्टेटमेंट कि इतनी जल्दी तो मैं अपनी धोती भी नहीं बदलता जितनी जल्दी पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर बदल जाते हैं। और यही हो रहा था। भारत की ग्रोथ रेट बहुत बढ़िया, रिलेशंस ठीक ठाक चल रहे थे, लेकिन कश्मीर का मुद्दा था। लेकिन पाकिस्तान में अनस्टेबिलिटी बहुत 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 ज्यादा थी, ये आप समझे। उसके बाद दोस्तों हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में आते हैं जनरल अयूब खान। ओके, अब जनरल अयूब खान जब आए 1957 में, तख्ता पलट मार्शल लॉ लगाया, पूरी बहुत लंबी चौड़ी स्टोरी है, ठीक है। तो जब जनरल अयूब खान आए तब जाके पाकिस्तान को थोड़ी स्टेबिलिटी मिली 1958 में। और जनरल अयूब खान के वक्त में ही पाकिस्तान जो है वो बहुत आगे बढ़ा। आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान की ग्रोथ रेट जो है वो जब अयूब खान आए तब समझ लीजिए सबसे ज्यादा थी, क्योंकि अयूब खान ने बहुत जगह इन्वेस्ट किया।
अयूब खान ने बकायदा स्पेस डिपार्टमेंट स्टैब्लिश किया, अब्दुल सलाम को बुलाया। अब्दुल सलाम ही तो पाकिस्तान की जो न्यूक्लियर पावर है, वो अब्दुल सलाम जिनको नोबेल प्राइज मिला, जो अहमदिया थे और बाद में अब्दुल सलाम को ही भगा दिया पाकिस्तान से। आज जो पाकिस्तान न्यूक्लियर पावर है वो अब्दुल सलाम की वजह से है। आप समझ रहे हैं? तो अगर हम अयूब खान की बात करें, 1958 में ये आए, 1958 में ये आए और 10 साल तक 1969 तक ये रहे। 5 साल 1958 से लेकर 1963 तक अयूब खान ने पाकिस्तान को आगे बढ़ाया। जो भी मिलिट्री में मदद होती थी, हम ये देखते हैं, कमाल के टैंक्स पाकिस्तान को दिया अमेरिका ने, एयरफोर्स में बहुत बड़े बड़े एयर फाइटर्स पाकिस्तान को दिए। तो पाकिस्तान की जो मिलिट्री थी ना, बहुत ताकतवर हो रही थी। और हमारी मिलिट्री, हम दोस्तों डेवलपमेंट पे ज्यादा ध्यान दे रहे थे, हमारी मिलिट्री भी बढ़ रही थी, लेकिन उस तरीके से नहीं। हमारी मिलिट्री कब बढ़ी? बहुत अच्छे से 1962 के बाद से, जब साइनो इंडियन वॉर हुआ, तब हमने अपनी मिलिट्री को और ज्यादा एक्सपैंड करना शुरू किया। आप समझ रहे हैं? अब देखिए, भारत और चाइना का वॉर हुआ, आपको पता ही है, इस पे मैं नहीं जाऊंगा ज्यादा। और भारत और चाइना के वॉर में भारत को हार का सामना करना पड़ा, और जो हमारी ग्रोथ रेट बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी वो नीचे गई। अब चाइना पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, वेस्ट वर्ल्ड पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है, अमेरिका पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान को लगा ये बेस्ट मौका है, ये सबसे बढ़िया मौका है कश्मीर को छीनने का। इसी दौरान लगातार कश्मीर के लिए बातचीत भी होती रहती थी। जुल्फिकार अली भुट्टो जो है, वो लगातार, जो फॉरेन मिनिस्टर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर स्वर्ण सिंह थे और जुल्फिकार अली भुट्टो भारत के थे, वो लगातार बातचीत भी कर रहे थे, लेकिन कोई इसका नतीजा नहीं निकल रहा था। तो जब नतीजा नहीं निकल रहा था तो पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन चला गया, वहां से भी कोई नतीजा नहीं निकला। तो दोस्तों हुआ क्या, अब पाकिस्तान को लगा कि ये बेस्ट मौका है कि हम भारत पे वॉर छेड़ देते हैं। 1965 में दूसरा वॉर हुआ, 1965 वॉर, भारत और पाकिस्तान कश्मीर के लिए हुआ। पाकिस्तान ने पहले ऑपरेशन गिब्राल्टर लॉन्च किया, लेकिन वो फेल हो गया। कश्मीर में लॉन्च किया गया था, उनको लगा था कि कश्मीर में अनस्टेबिलिटी फैलाएंगे और उसके बाद कश्मीर के लोग जो हैं वो खड़े हो जाएंगे और भारत की सेना उनको दबा देगी और हम यूनाइटेड नेशन चले जाएंगे, इसका मसला देखिए कश्मीर हमारा हो जाएगा या रेफरेंडम हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि कश्मीर के लोगों ने पाकिस्तान के जो ऑफिसर्स थे ना, जो लोग साजिश कर रहे थे, उनको पकड़वा दिया। ये ऑपरेशन गिब्राल्टर बिल्कुल फेल हुआ। 5 अगस्त से ही एस्केलेशन, रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में यह एस्केलेशन जो है, जो अभी मैंने बताया ना, गुजरात वाला जो एरिया है वो पाकिस्तान को की बॉर्डर शेयर करता है, ये शुरू हुआ। ठीक है, फिर ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम लॉन्च किया गया। अब ऑपरेशन ग्रैंड स्लैम में पूरी तरीके से ये रन ऑफ कच्छ वाले एरिया में जाओ और उसके बाद अनस्टेबिलिटी फैलाओ। तो दोस्तों ये युद्ध चला। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने भारत के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वहां पे नुकसान पहुंचा, क्योंकि मैंने बताया पाकिस्तान की एयरफोर्स, इनिशियली पाकिस्तान की एयरफोर्स को ज्यादा ताकत थी, लेकिन भारत की स्ट्रैटेजी इतनी कमाल थी कि पाकिस्तान कुछ नहीं बिगाड़ पाया। आप समझ रहे हैं? पाकिस्तान को मजा चखा दिया। भारत के उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे वो लाल बहादुर शास्त्री, क्योंकि दोस्तों मई 1964 में जवाहरलाल नेहरू का देहांत हो गया। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर थे। लाल बहादुर शास्त्री को बहुत ही अंडर एस्टिमेट किया जा रहा था, लेकिन जब 1965 वॉर हुआ तब पता चला कितने बहादुर है, वाकई में बहादुर है। जय जवान जय किसान। अमेरिका ने भारत की मदद करने से इनकार कर दिया, लेकिन लाल बहादुर शास्त्री बोला कि कोई बात नहीं, हमको तुम्हारी मदद की जरूरत ही नहीं है, हम आत्मनिर्भर बन जाएंगे। ठीक है, तो लाल बहादुर शास्त्री ने पंजाब का फ्रंट खोल दिया। पहली बार भारत की आर्मी ने इंटरनेशनल बॉर्डर पार किए और बहुत बड़े एरिया को, पाकिस्तान का 5000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया अपने पास आ गया। नहीं सॉरी, 5000 स्क्वायर किलोमीटर का नहीं, आई एम सॉरी, मतलब काफी बड़ा एरिया। भारत लाहौर तक चला गया। पाकिस्तान भी, ऐसा नहीं कि पाकिस्तान भी एरिया ऑक्यूपाई करते करते अंदर आया, लेकिन भारत ने पाकिस्तान में बहुत ज्यादा एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया। पाकिस्तान की बैंड बच गई। फिर अल्टीमेटली सीज फायर जो है वो स्टैब्लिश हुआ 22 सितंबर को। सीज फायर मतलब ये हम देखते हैं कि दोनों युद्ध विराम लगाया गया और भारत और पाकिस्तान ने फिर दोनों ने युद्ध बंद किया। लेकिन दोस्तों यहां पे पाकिस्तान भी बोलता है 1965 का वॉर हम जीते, भारत भी बोलता है 1965 का वॉर हम जीते। मेरे हिसाब से माने तो भारत इसका विनर है, बिल्कुल क्लियर विनर है, क्योंकि अगर आप न्यूट्रल सोर्सेस पे जाएं तो इसमें भारत को बहुत अपर हैंड था। हमने पाकिस्तान की बहुत सारी जमीन को कब्जे में ले लिया था, लेकिन दिक्कत यह हो गई जब हम टेबल पे बैठे, हमारे साथ प्रॉब्लम यह रही कि जब भी हम टेबल पे बैठे हैं हमने वो अपर हैंड खो दिया है। ताशकेंट एग्रीमेंट साइन हुआ 10 जनवरी 1966 में। लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तानी प्रेसिडेंट अयूब खान ताशकेंट गए। उज्बेकिस्तान उस समय सोवियत का हिस्सा था, आज उज्बेकिस्तान में है।
वहां पे ताशकंद एग्रीमेंट साइन हुआ और लाल बहादुर शास्त्री की वहीं पे मृत्यु हो गई, ये भी आपको पता है। समझ रहे? हमने जो भी एरिया था वो खो दिया, वो हमने वापस लौटा दिया। अब दोस्तों आगे क्या होता है पाकिस्तान में? अब क्या हुआ पाकिस्तान में 1960, जब 1965 का जो वॉर था, जनरल अयूब खान की इमेज को बहुत धक्का पहुंचा। अयूब खान हवाई घोड़े पर सवार थे, उनको पता नहीं क्या लग रहा था कि पाकिस्तान बहुत डेवलप कर रहा है, पाकिस्तान अब एक न्यूक्लियर पावर भी हो रहा है, हम न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हैं, हम स्पेस प्रोग्राम भी चला रहे हैं, हमको पूरी दुनिया का सपोर्ट भी है, तो भारत पे अटैक कर दो। लेकिन ये बिल्कुल फेलियर साबित हुआ, मुंह की खानी पड़ी। तो जनरल अयूब खान जो थे, मिलिट्री के ही थे वो, तो उनके खिलाफ अब प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। पाकिस्तान में लोग जो थे ना, वो जनरल अयूब खान के खिलाफ खड़े हो गए। जो सेकंड ऑफ द अयूब खान का, वो बहुत बेकार गया, उसमें पाकिस्तान की ग्रोथ रेट नीचे गई और पाकिस्तान में इलेक्शन भी नहीं हुए। भारत में लगातार इलेक्शन हो रहे थे। अच्छा, अब भारत में क्या हो रहा है? लाल बहादुर शास्त्री हटे और इंदिरा गांधी आई, इंदिरा गांधी बनी प्राइम मिनिस्टर, लेकिन इलेक्शन से। लेकिन पाकिस्तान में इलेक्शन का नामो निशान नहीं 10 साल से। 1958 में अयूब खान आ गए और वहां पे इलेक्शन ही नहीं हुए। 1969 में फिर अयूब खान को हटना पड़ा, फिर जाके इलेक्शंस हुए वहां पे। 1969 में क्या हुआ? अब अयूब खान गए, फिर कश्मीर चाह रहे थे, मिला नहीं। 1969 में हम देखते हैं याहिया खान है। याहिया खान 2 साल तक प्रेसिडेंट रहे, 1969 से 1971 तक। 1971 में इंडिया और पाकिस्तान का वॉर शुरू हुआ तीसरी बार, और यह सबसे बड़ा वॉर था जिसमें भारत की कॉम्प्रिहेंसिव विक्ट्री हुई। मैंने बताया ना अभी। अब देखिए, अब थोड़ा सा बैकग्राउंड में चलिए। बांग्लादेश में ये जो ईस्ट पाकिस्तान है, इसमें क्या हो रहा था, यहां के लोगों को सेकंड क्लास सिटीजन, इधर तो भारत के साथ तो कॉन्फ्लिक्ट चल ही रहा है, बांग्लादेश के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट था उस समय, जिसको ईस्ट पाकिस्तान बोला जाता था, आज बांग्लादेश बोला जाता है। तो यहां पे जो लोग थे वो परेशान थे। शेख मुजीबुर रहमान नेता थे, बहुत बेहतरीन नेता, और वो ईस्ट पाकिस्तान के मुद्दों को आगे उठाते थे। अब 1969 में जब अयूब खान ने मार्शल लॉ हटाया, इमरजेंसी हटाई, इतने समय से जो लगाई हुई थी, तब हम ये देखते हैं कि इलेक्शन करवाए गए। अब जब इलेक्शन करवाए गए तो शेख मुजीबुर रहमान की जो पार्टी थी वो जीत गई। क्या पार्टी थी? चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में नाम बताइए। आज भी वही पार्टी चल रही है ना, उनकी जो बेटी है शेख हसीना, वो पार्टी चला रही है। चलिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ऐसा है कि उनकी पार्टी जीत गई। यहां पे तो ईस्ट पाकिस्तान में तो जीती ही जीती, जो प्रोविंसेस में इलेक्शन हुए थे वो तो जीती ही, साथ ही साथ जो सेंटर के इलेक्शन थे उसमें भी जीती। अब आप सोचिए, ये पाकिस्तानियों का मूड खराब हो गया। 1970 में जो इलेक्शन हुए, पाकिस्तानियों का दिमाग खराब हो गया। पाकिस्तान ने बोला कि ऐसा तो हम नहीं, हम तुमको, ईस्ट पाकिस्तान से उनका मतलब था, तुमको हम अपने पैरों के नीचे रखते हैं, तुम हमारे ऊपर रूल करोगे। ये इलेक्शन को पाकिस्तान ने नकार दिया और उसके बाद जनरल टिक्का खान को भेजा गया और जनरल टिक्का खान ने टिक्के बनाने शुरू कर दिए। सजा थी एक तरीके से ईस्ट पाकिस्तानियों को, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इलेक्शन में, मतलब जीतने की। तुम्हारी पार्टी आ गई है तो इसका मतलब क्या तुम हम पे रूल करोगे? इलेक्शन को नकार के बांग्लादेश, मतलब ईस्ट पाकिस्तान पे बर्बरता शुरू कर दी। एक साइड से मारना शुरू किया जनरल टिक्का खान ने, बहुत मारा। ऑपरेशन सर्च लाइट और कितने सारे ऑपरेशन, ये दोस्तों मार्च से शुरू हो गया था। अब भारत में रेफ्यूजी क्राइसिस, भारत में आसाम एरिया, त्रिपुरा में भर भर के बांग्लादेश से बंगाली आ रहे थे, रिफ्यूजीज आ रहे थे। तो इंदिरा गांधी को पता चला कि भैया ये क्या हो रहा है, ये तो गड़बड़ है, इतने लोग यहां पे आ रहे हैं, हजारों हजारों। तब उनको पता चला कि यहां पे ये क्राइसिस शुरू है। तो अब इंदिरा गांधी ने बोला यार ऐसे तो चलेगा नहीं। और दोस्तों उस समय जो तस्वीरें थी बड़ी भयावह थी, जिस तरीके से पाकिस्तान ने बर्बरता की थी। एक इतिहास में सबसे काला चैप्टर है, जेनोसाइड चलाया हुआ था, नरसंहार, औरतों के साथ, सारी औरतों के साथ बलात्कार गांव में, और जो औरतें मिल रही थी सबके साथ वो रेप एज अ वेपन यूज करते थे। ये एक अलग ही चैप्टर है। बच्चों को मार दिया जाता था, छोटे छोटे जो नवजात बच्चे थे जला दिया जाता था वहां पे, जो बहुत बुरी हालत, क्या बताऊं मैं। पाकिस्तानी सोल्जर्स ये बर्बरता करने लगे। अब उसके बाद इंदिरा गांधी जो थी, इंदिरा गांधी को लगा कि ऐसा तो चलेगा नहीं, तो सैम मानेकशॉ जो उस समय हमारे लीडर थे, जनरल थे, उनको बुलाया। सैम मानेकशॉ ने बोला कि देखिए आप अभी मत जाइए, अभी अगर हम अटैक करते हैं यहां पे ईस्ट पाकिस्तान पे, तो आप ये समझिए कि अभी हम हार सकते हैं। अप्रैल का टाइम है और अभी मॉनसून आने वाला, मॉनसून में बांग्लादेश में, मतलब ईस्ट पाकिस्तान में लड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, हम हार सकते हैं। तो फिर इंदिरा गांधी ने बोला फिर क्या करें। सैम मानेकशॉ ने बोला कि आप मुझ पर भरोसा करिए,
मैं अभी हमारी आर्मी को भी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज होने में टाइम लगेगा। बहुत सारे जो मिनिस्टर्स थे वो इसके खिलाफ थे, सैम मानेकशॉ के खिलाफ थे। उन्होंने बोला नहीं, हमको अभी अटैक करना चाहिए। सैम मानेकशॉ ने बोला अगर अभी अटैक करें तो हम हार भी सकते हैं, याद रखिएगा, मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आप वक्त दीजिए, हमारी आर्मी को वक्त दीजिए, और हम वादा करते हैं, मैं वादा करता हूं, हम अटैक करेंगे और जीतेंगे। इंदिरा गांधी ने बोला कितना वक्त, सैम मानेकशॉ ने बोला वक्त पे मैं आपको बता दूंगा, पता चल जाएगा आपको। तो ये युद्ध थोड़ा टाइम के लिए टाल दिया गया। इसी दौरान बांग्लादेश में बाकायदा आर्मी बनाई गई, मुक्ति बाहिनी। मुक्ति बाहिनी की बात करें तो ये बांग्लादेश के थे, इनको इंडियन आर्मी जो है वो ट्रेन कर रही थी कि जाके लड़ो तुम, हम तुमको ट्रेन कर रहे हैं। और फिर हम देखते हैं अल्टीमेटली भारत चाहता था कि पाकिस्तान किसी तरीके से हम पे हमला कर दे, जब हमारी पूरी आर्मी तैयार होगी, और पाकिस्तान ने यही किया। पाकिस्तान ने भारत की एयरफील्ड्स पे हमला कर दिया, और 3 दिसंबर को भारत और पाकिस्तान का तीसरा वॉर 1971 वॉर शुरू हो गया। 3 दिसंबर ही बोला ना, हाँ 3 दिसंबर ही बोला मैंने। 3 दिसंबर को शुरू हुआ, 16 दिसंबर को यह वॉर खत्म हो गया। भारत ने ठोक पीट के बराबर कर दिया। सैम मानेकशॉ ने जो बोला था वो बिल्कुल सही किया। 3 दिसंबर को यह वॉर शुरू हुआ। इंडिया की नेवी ने कमाल का काम किया। इंडिया की नेवी सबसे ज्यादा जो तबाही मचाई है वो इंडिया की नेवी ने मचाई इस बार। 1965 में नेवी का रोल नहीं था, लेकिन इस बार ऐसा रोल निभाया, हालत खराब कर दी इस बार पाकिस्तान की। नेवी ने तहस नहस कर दिया, पूरे कराची को बर्बाद कर दिया। कराची का जो पोर्ट था, 13 दिन में यह वॉर को खत्म कर दिया। और सबसे बड़ा सरेंडर, 90,000 पाकिस्तानी सोल्जर्स ने सरेंडर किया। बधाई हो, बांग्लादेश हुआ है। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने बांग्लादेश को आजाद करा दिया। 1971 ये वॉर। अब दोस्तों भारत ने पाकिस्तान का 5,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया भी अपने पास ले लिया था। भारत के 54 सैनिक पाकिस्तान के पास थे, पाकिस्तान के 90,000 सैनिक भारत के पास थे। जुल्फिकार अली भुट्टो, अब देखिए याहिया खान की बहुत बुराई हुई, भगाया याहिया खान को, फिर याहिया खान गए 1971 में। 1971 में 20 दिसंबर को जुल्फिकार अली भुट्टो ने शपथ ली, जिनकी बेटी बेनजीर भुट्टो। जुल्फिकार अली भुट्टो ने शपथ ली 1971 में। भारत आए झोली फैला के अपनी। इंदिरा गांधी से बोला कि देखिए जो हुआ सो हुआ, अब हम एक नए दोस्ती की शुरुआत करते हैं, हम वादा करते हैं हम आपका सपोर्ट करेंगे। भारत हमेशा पाकिस्तान को छोटा भाई मानता है, बोला कि ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। फेमस एग्रीमेंट, शिमला एग्रीमेंट, जुलाई 1972 को साइन किया गया। ठीक है, जुलाई 1972, यहां पे शायद डेट नहीं लिखी, आप लिख लीजिएगा। 2 जुलाई 1972 को शिमला एग्रीमेंट जो है वो साइन किया गया। जुल्फिकार अली भुट्टो, इंदिरा गांधी। अब इसमें क्या था? इसमें यह था भारत 90,000 सैनिक लौटा देगा पाकिस्तान को, जो जमीन है वो वापस कर देगा, बदले में कश्मीर का राग अलापना बंद करो। जुल्फिकार अली भुट्टो मान गए। कश्मीर का मुद्दा हम बाइलेटरली सुलझाएंगे, किसी तीसरे नेशन को इन्वॉल्व नहीं करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो मान गए। एक दूसरे की पॉलिटिक्स, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जुल्फिकार अली भुट्टो मान गए। भारत ने जो शर्त रखी, जुल्फिकार अली भुट्टो मान गए। कश्मीर के पे थोड़ा सा नहीं पिघले वो इसलिए था क्योंकि इंदिरा गांधी से रिक्वेस्ट की थी कि अगर मैं ये करके गया तो मुझे पर बहुत प्रॉब्लम होगी। आप मेरी बात समझिए, अगर मैं पाकिस्तान में, फिर मुझे छोड़ेंगे नहीं अगर मैंने कश्मीर आपको दे दिया। तो इंदिरा गांधी ने बोला चलो ठीक है, इसको बायलैटरली हम सुलझा लेंगे। लेकिन वही जुल्फिकार अली भुट्टो जो यहां पे बहुत रियायत कर रहे थे, जब पाकिस्तान के पता है क्या बोलते हैं, देखो भारत ने हमको हराया, उसके बावजूद हम अपने सैनिकों को लेके आ गए, दे दिया धोखा, खेल खत्म। जुल्फिकार अली भुट्टो, भारत ने विश्वास किया, जुल्फिकार अली भुट्टो जब सब कुछ लेके पाकिस्तान गए, वापस वही राग अलापना शुरू कर दिया। अब ऐसा है कि 1974 में पाकिस्तान ने इस अकॉर्ड को, शिमला एग्रीमेंट अकॉर्ड को ही रिजेक्ट कर दिया। मीनवाइल भारत एक न्यूक्लियर स्टेट हो गया, ऑपरेशन लाफिंग बुद्धा, हमने न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया। अब देखिए क्या हुआ, पाकिस्तान में फिर पॉलिटिक्स चेंज हुई। 1973 तक, 1973 तक रहे आपके ये जुल्फिकार अली भुट्टो, और फिर उदय होता है जिया उल हक का, जनरल जिया उल हक। 1978 जब जनरल जिया उल हक आए, सब कुछ बदल गया। जुल्फिकार अली भुट्टो को पकड़ा, उन्होंने जेल में डाला। जिया उल हक दिल्ली से ही पढ़े थे, आपको पता है,
दिल्ली से ही पढ़े थे, लेकिन जिया उल हक के ही दौरान पाकिस्तान का इस्लामाइजेशन शुरू हो गया। पाकिस्तान एक अंधे युग में चला गया और जिया उल हक ने ही ऑपरेशन ब्लीड इंडिया, जहां विथ 1000 कट्स, जहां जहां इंसर्जेंसी है, क्योंकि 1980s में इधर खालिस्तानी मूवमेंट चल रहा था कश्मीर में, वहां पे हस्तक्षेप करो, सपोर्ट दो, ये शुरू कर दिया। जिया उल हक के दौरान पाकिस्तान का जो मतलब भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते थे वो बहुत खराब हो गए। सबसे खराब इन्हीं के ही रेंज में हुए, आप समझ रहे हैं। और यहां पे ही जो आर्मी है उसको पूरा कंट्रोल आ गया। अभी तक तो पॉलिटिक्स थोड़ा सा इंटरफियर भी करती थी, लेकिन अब पूरा कंट्रोल जो है वो आर्मी के पास आ गया और आर्मी को बहुत ज्यादा ताकत दे दी, समझ रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो प्रेसिडेंट थे, उनको पकड़ के फांसी पे चढ़ा दिया गया, फांसी दे दी गई जुल्फिकार अली भुट्टो को, वही जो भारत आए थे। जिया उल हक ने सबको, जो भी उनके पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, सबको ठिकाने लगाया और पूरी ताकत अपने पास। अब 1988 में जिया उल हक 10 साल तक रहे और जिया उल हक की भी फिर उसमें हम देखते हैं कि मृत्यु हो गई, उनका प्लेन क्रैश हो गया। 1988 के बाद इलेक्शंस हुए। अब जब इलेक्शंस हुए तो उसके बाद फिर नवाज शरीफ, फिर बेनजीर भुट्टो भी आई। लेकिन दोस्तों हम ये देखते हैं कि 1984 में एक और चीज हुई, ऑपरेशन मेघदूत लॉन्च किया गया। 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के दौरान 80% सियाचिन ग्लेशियर हमने ऑक्यूपाई कर लिया, ये बहुत अच्छी चीज हुई, आप समझ रहे हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है। 1988 में जब चीजें सुधरी, जब जिया उल हक गए, तब देखिए भारत एक न्यूक्लियर पावर था और पाकिस्तान भी न्यूक्लियर टेस्ट कर रहा था। तो भारत और पाकिस्तान ने बोला कि ठीक है, हम एक दूसरे की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे बिल्कुल अटैक नहीं करेंगे और इंफॉर्मेशन भी शेयर करेंगे, ठीक। लेकिन 1988 में 87 में ही आपको पता ही है कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हो गई। अब जब कश्मीर में इंसर्जेंसी शुरू हुई तो 1987 से लेकर 1991 तक 4 साल तक कश्मीर में इंसर्जेंसी, और उसमें पूरा पाकिस्तान का सपोर्ट था। इधर अगर आप पैरेलली देखें तो 1979 से लेकर 1989 तक अफगान सोवियत वॉर भी चली, पाकिस्तान ने मुजाहिदीन को प्रिपेयर किया, आप समझ रहे हैं, और अफगान सोवियत के खिलाफ लड़ा दिया। सोवियत छोड़ के चला गया, लेकिन ये मुजाहिदीन तो रह गए ना, और अमेरिका भी पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा है। तो 1989 में मुजाहिदीन की जीत हुई, और यही मुजाहिदीन ने 1989 में और इससे पहले भी क्या हुआ, पाकिस्तान को सपोर्ट तो पाकिस्तानी मुजाहिदीन बना रहा था, यही मुजाहिदीन कश्मीर में लड़ाई करना इन्होंने शुरू कर दिया। पाकिस्तान ने कुछ मुजाहिदीनों को कश्मीर में भेज दिया, और यही भारत का आरोप था। अमेरिका सुन ही नहीं रहा था, बोलते रहो भारत, हमको कोई लेना देना नहीं। अमेरिका सुनता ही नहीं था, क्योंकि अमेरिका पूरा पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहा था। तो भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस फिर बहुत ज्यादा खराब हो गए। अब दोस्तों 1991 में फिर कश्मीर का इशू, आपको पता है कि हमने मिलिट्री भेजी और वहां पे सब कुछ कंट्रोल में किया। 1992 में हमने एक जॉइंट डिक्लेरेशन ये कि हम केमिकल वेपन एक दूसरे पे यूज नहीं करेंगे। 1998 में हम एक न्यूक्लियर पावर हो गए, और उसके एक हफ्ते बाद पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया, और भारत और पाकिस्तान दोनों न्यूक्लियर पावर, और दोनों ने ही एनपीटी अभी तक साइन नहीं की, न्यूक्लियर प्रोफिलरेशन ट्रीटी, नई सीटीबीटी यहां पे साइन की है, ठीक है। तो भारत और पाकिस्तान 1998 आते आते दोनों ही, भारत ने अपना सेकंड न्यूक्लियर टेस्ट किया पोखरण में, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, दोनों ही न्यूक्लियर पावर हो गए। अब यहां पे अमेरिका का मूड खराब, अमेरिका ने भारत को बुलाया कि हम तुम्हारे पर सैंक्शन लगा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तुम ऐसे कैसे न्यूक्लियर पावर हो गए, एनपीटी साइन करो। भारत ने बोला जो करना है कर लो। तो अमेरिका ने फिर कंधे पे हाथ रखा, भारत के बोला कि ठीक है, अपनी तुम कोई प्रॉपर पॉलिसी बनाओ। तो भारत ने पॉलिसी बनाई कि हम पहले नो फर्स्ट यूज की हमारी पॉलिसी है, हम कभी भी पहले किसी पे यूज नहीं करेंगे। हम अपना जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है हम अपना कंस्ट्रक्टिव एनर्जी के लिए यूज करेंगे। उधर पाकिस्तान की कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है। इंडिया नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे मेरा पूरा सेपरेट लेक्चर है, आप देख लीजिएगा, आप समझ रहे हैं। अब 1998 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, तब एक अच्छा सिलसिला हमारा शुरू हुआ। 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी और नवाज शरीफ की मुलाकातें हुई, और ये एक दोस्ताना, अब एक फाइनली हम देख रहे हैं कि इतने टाइम से जो भारत और पाकिस्तान के रिलेशन बहुत ही दिक्कत कर रहे थे, अब थोड़ा सा दोस्ताना होंगे। अटल बिहारी वाजपेयी नवाज शरीफ से मिले, लाहौर बस यात्रा बहुत ही फेमस, लाहौर में बस ले गए अटल बिहारी वाजपेयी, शत्रुघ्न सिन्हा, पॉलिटिक्स, फिल्म स्टार सब थे उसमें। नवाज शरीफ से बहुत अच्छे से मुलाकात की। लेकिन एक तरफ लाहौर एग्रीमेंट साइन हुआ, लाहौर डिक्लेरेशन, कि हम देखिए जब भी भारत और पाकिस्तान में कोई डिक्लेरेशन साइन हुआ है ना, उसमें एक चीज तो रही है कि कश्मीर का मुद्दा हम बायलेटरली सुलझाएंगे,
और दूसरे के प्रॉब्लम में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और एक दूसरे का सहयोग करेंगे। यह चीज हमेशा रहती है, लेकिन पाकिस्तान इसको मानते ही नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की पॉलिटिक्स मिलिट्री के हाथ में है ना। नवाज शरीफ जो थे, नवाज शरीफ उस समय प्राइम मिनिस्टर थे। अब नवाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर तो थे, लेकिन जनरल परवेज मुशर्रफ थे। परवेज मुशर्रफ कोई और चाल चल रहे थे। इधर भारत और पाकिस्तान की दोस्ती हो रही है, लेकिन परवेज मुशर्रफ कारगिल प्लान कर रहे हैं। और 1999 में परवेज मुशर्रफ ने कारगिल पे, मतलब यहां पे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे भारत के, उस पे कब्जा कर लिया। और फिर भारतीय सेना ने 1 महीने के अंदर अंदर वो सारे पॉइंट्स छीन लिए, जिसको कारगिल वॉर भी जाना जाता है। और हमने सब कुछ पाकिस्तान से छीन लिया। 26 जुलाई 1999 में कारगिल दिवस भी मनाया जाता है ना। हमारे पास सब कुछ आ गया। बहुत मुश्किल था ये वॉर, लेकिन उसके बावजूद हमने हरा दिया उनको। जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस समय तख्ता पलट कर दिया और नवाज शरीफ को हटा के खुद सत्ता ले ली। अब जनरल परवेज मुशर्रफ आ गए तो दोस्तों 2001 से लेकर 2008 तक हमारे बहुत दोस्ताना रिश्ते थे। ये एक नया सिलसिला चालू हो गया। परवेज मुशर्रफ भारत आए, भारत के जो पॉलिटिशियंस थे वो पाकिस्तान जाते थे, और एक तरफ से बातचीत का जो मसला है वो शुरू हो गया। लेकिन दोस्तों ये 2001 के बाद हुआ। 2000 से लेकर 2001 तक कुछ ऐसे इंसिडेंट हुए, टेरर इंसिडेंट, आतंकवादी घटनाएं बढ़ी। जैसे कि हमारी 2001 में ही आपको याद होगा कि हमारे पार्लियामेंट पर अटैक किया। अब जब हमारी पार्लियामेंट पर अटैक हुआ तो यहां पे मूड खराब हुआ, और उस समय दोस्तों भारत और पाकिस्तान लगभग युद्ध पे ही आ गए थे। 2001 पे, मैं ऑपरेशन का नाम भूल गया हूं, आप थोड़ा सा देख लीजिएगा, वो लगभग युद्ध पे ही आ गए थे, लेकिन ये युद्ध टल गया। दिसंबर 2001 पे, पहले 1 महीने पहले 2001 में ही नवंबर के दौरान जम्मू एंड कश्मीर की असेंबली में हमला किया। जैश ए मोहम्मद के यहां पे आतंकी थे, और फिर जैश ए मोहम्मद के ही आतंकियों ने 2001 में इंडिया की पार्लियामेंट और पूरा सपोर्ट पाकिस्तान का। पाकिस्तान तो डिनाई करता रहा कि हमारा कोई हाथ नहीं, लेकिन सबको मालूम था कि यही चीज है। आप समझ रहे हैं। लेकिन 2001 के बाद से इंडिया पाकिस्तान दोस्ती के राह पे गए। हर साल समिट होती थी। वाजपेयी और मुशर्रफ 2004 में मिले, सार्क समिट में मिले, और हर ये कॉम्पोजिट डायलॉग प्रोसेस होता था, जिसमें मिलिट्री ऑफिसर, सेक्रेटरीज, मिनिस्टर्स, ये सब हर साल मिलते थे। आपको याद होगा कि भारत पाकिस्तान जाता था, पाकिस्तान भारत आता था। क्रिकेट मैचेस होते थे। क्रिकेट मैचेस तो हर साल हो रहे थे। 2004 में भारत जब पाकिस्तान गई थी, भारत की टीम तो पाकिस्तान को हरा के आई थी, तो ये बहुत अच्छा था। और यहां पे जब मनमोहन सिंह की सरकार आई तो एक नए प्लान की शुरुआत हुई। मुशर्रफ, यहां पे संजय बारू अपनी किताब में लिखते हैं द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर में, कि मुशर्रफ और मनमोहन सिंह ने तो ऐसी प्लानिंग कर ली थी। इनफैक्ट मनमोहन सिंह का ये आइडिया था कि बॉर्डर खाली नाम मात्र का ही बॉर्डर रहेगा, जैसे यूरोप में बॉर्डर्स होते हैं ना, हम ऐसे दोस्ती करेंगे। लेकिन जब परवेज मुशर्रफ के प्लान्स कुछ और थे। और फिर दोस्तों सबसे बड़ा अटैक 26/11 अटैक होता है। 2007 में समझौता एक्सप्रेस चली, तो ये हम देखते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिलेशंस अच्छे, लेकिन 26/11 अटैक जब 2008 में हुआ, वो फिर सबसे खराब था। जब 5 आतंकी आए पाकिस्तान से। एक बहुत ही बढ़िया इस पे सीरीज है, स्टेट ऑफ सीज, बहुत कमाल की। उसमें एक एक चीज बताई कि आर्मी ने कैसे ऑपरेशन किया, वो आप जरूर देखिएगा। तो जब दोस्तों ये हुआ, तब फिर भारत 2008 से लेकर अभी तक रिलेशन बहुत खराब है, क्योंकि लगातार हमले हुए, आतंकी हमले हुए हैं भारत पे। ताज पे हमला हुआ, ओबराय ट्राइडेंट पे 2008 पे, कसाब को पकड़ा गया, बाकी सबको मार दिया गया था। कसाब को फिर फांसी भी दे दी गई, 160 लोग मारे गए थे इसमें। और फिर एनआईए भी बनाई, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी भारत ने बनाई, और पाकिस्तान को लगातार सबूत देता रहा भारत। लश्कर तैयबा ये शामिल है, लश्कर तैयबा के थे ना आतंकी, हाफिज सईद इसका मास्टरमाइंड, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कार्रवाई नहीं की। भारत का मूड नहीं खराब होगा, खराब हुआ मूड। भारत ने बोला पाकिस्तान, और इस समय आप देखिए अमेरिका भारत के साथ आ गया है। अमेरिका और भारत ने इसी दौरान न्यूक्लियर डील साइन की, हिस्टोरिक न्यूक्लियर डील। अब अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में 9/11 हुआ और अमेरिका को लगता था कि वो सेफ है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन 2001 में जब उस पर हमला हुआ, वो लगता था वो 7 समुंदर पार बैठा, उस पर हमला नहीं होगा। लेकिन आतंकी जो थे अफगानिस्तान से पूरा अलकायदा ने प्लान बनाया, ओसामा बिन लादेन ने पूरा प्लेन लेके घुस गए ट्विन ट्रेड टावर, मतलब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, ट्विन टावर पे। तो यहां पे अमेरिका को भी यह एहसास हो गया कि हम भी सेफ नहीं है, और अब फिर अमेरिका ने बोला कि नहीं, भारत का ही साथ देते हैं, और फिर अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ गए। फिर अमेरिका भारत के साथ, अगर अभी तक वो भारत के साथ है। भारत बार बार बोलता रहा कि पाकिस्तान, तुम जो अपनी जमीन दे रहे हो आतंकियों के लिए गलत है, लेकिन पाकिस्तान ने एक नहीं सुनी।
2012 में कसाब को फांसी दी गई, 2016 में उरी अटैक हुआ, पिछले साल 2019 में आपका सबसे पुलवामा अटैक हुआ जिसमें हमारे 43 जवान शहीद हुए। कितना गलत। और 2013 से लेकर अभी तक कश्मीर में लगातार इंसर्जेंसी जो है वो फैली हुई है। अच्छा, पाकिस्तान में क्या हुआ, मैं पाकिस्तान की थोड़ी सी आपको हालत बता देता हूं। पाकिस्तान की बात करें दोस्तों तो 2008 में परवेज मुशर्रफ जो है उन्होंने स्टेप डाउन किया। मुशर्रफ जैसे ही इलेक्शन हुए परवेज मुशर्रफ को भागना पड़ा, क्योंकि दोस्तों उनको पता था ना उन्होंने जो किया है उसकी सजा क्या है, फांसी। फिर हम देखते हैं 2013 में नवाज शरीफ आए और 2013 से लेकर 2017 तक नवाज शरीफ रहे और 2017 से लेकर अभी तक इमरान खान है। और जब नवाज शरीफ आए तभी नरेंद्र मोदी की भी सरकार आई, तो मोदी जी ने पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे करने की कोशिश की। वो पाकिस्तान गए, शपथ ग्रहण समारोह में बाकायदा नवाज शरीफ को बुलाया। याद रखिएगा 2013 से लेकर 2017 तक नवाज शरीफ थे और 2014 में मोदी सरकार आई थी, तो मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में नवाज शरीफ को बुलाया और बाद में दोनों की मीटिंग भी हुई, बहुत अच्छी मीटिंग रही। फिर मोदी जी पाकिस्तान भी गए, एकदम से पाकिस्तान चले गए, लाहौर चले गए, वहां पे भी मुलाकात की। तो मोदी जी ने भी कोशिश की कि पाकिस्तान से रिश्ते सुधरे, लेकिन 2016 में उरी अटैक हो गया और ज्यादा मूड खराब। अब तो कोई गुंजाइश ही नहीं रिश्ते सुधारने की। और 2019 में हम देखते हैं पुलवामा अटैक हो गया और अगस्त में भारत ने 370 को एब्रोगेट कर दिया और तब से लेकर अभी तक आप देख रहे हैं कि क्या हालत है। समझ रहे हैं? तो दोस्तों ये इन शॉर्ट 1947 से लेकर 2020 तक मैंने आपको बता दी है। हां, 2016 में भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक भी की, उरी अटैक हुआ था ना, उसमें मूवी भी बनी है, सर्जिकल स्ट्राइक भी की, सबको मारा। और ऐसी सर्जिकल स्ट्राइक कई होती रहती हैं, याद रखिएगा। तो ये सारी चीजें आप देखिए। भारत अभी की बात करें तो अभी तो ट्रेड रिलेशंस भी सस्पेंड कर दिए गए हैं। पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान जो है वो भारत पे ज्यादा डिपेंडेंट है, भारत इतना डिपेंडेंट नहीं है, तो अब तो ट्रेड रिलेशंस भी सस्पेंड कर दिए। भारत इस समय पाकिस्तान की हालत बहुत खराब है क्योंकि भारत के साथ पूरी दुनिया है, अमेरिका इस समय भारत को सपोर्ट करता है, हर कोई। तो दोस्तों ऐसा है, अभी तो देखेंगे। वैसे हम तो यही चाहेंगे कि रिश्ते जो है वो सुधरे, क्योंकि पड़ोसियों से रिश्ते सबसे अच्छे रखने चाहिए। लेकिन पाकिस्तान जब चाहते ही नहीं तो आप क्या करें। अब दोस्तों कल हम एक और पड़ोसी के बारे में जानेंगे, इंडिया चाइना रिलेशंस के बारे में जानेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। तो हम इंडिया और चाइना के रिलेशंस के बारे में देखेंगे। फिलहाल ये 1 घंटे का सेशन हो गया और भी मैं बड़ा कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि चलो कोई नहीं, कि फिलहाल अभी इतने ही लगते हैं, फिर बाद में मैं ये टॉपिक्स को है वो और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जो भी मैंने आपको टॉपिक्स बताए, इसमें जो मैंने आपको टॉपिक्स बताया ना, ये एक एक टॉपिक के अलग लेक्चर्स हो सकते हैं और काफी लंबे लेक्चर्स हो सकते हैं, इसीलिए मैंने कोशिश की है कि कम से कम रखूं। आई होप ये आपको पसंद आया होगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।